The Hindu editorial 21 September 2021. Done and dusted. The NRC process needs closure, not another reboot. डन एंड डस्टेड का मतलब ये हुआ कि हमने काम खत्म कर दिया और झाड़ पोंछ के खड़े हो गए हैं, मतलब काम कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। जैसे आप कोई काम करते हैं फिर कपड़े झाड़ के खड़े हो जाते हैं। जो एनआरसी का प्रोसेस है उसको क्लोजर की ज़रूरत है, उसको बंद करने की, बंद मतलब फाइनल क्लोजर पे लाने की ज़रूरत है, फाइनल बंद करने की ज़रूरत है। दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रीबूट करना है, दोबारा से स्टार्ट करना। While there may have been lulls aplenty, the next twist or turn in the long running saga of the National Register of Citizens update for Assam is never far. जबकि बीच बीच में बहुत सारे अपलेंटी यानी बहुत सारे लल पर्टिकुलर शांति के समय आए हैं, लेकिन जो अगली ट्विस्ट या टर्न है या घुमाव है, जो लंबा चल रही है स्टोरी नेशनल रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स की, में जो नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन्स का है, नागरिकों का, उसमें जो अपडेट है आसाम का, उसकी जो स्टोरी चल रही है, उसमें जो अगली ट्विस्ट या टर्न है वो कभी भी दूर नहीं रहती, यानी कुछ ना कुछ उसमें घुमाव आता ही रहता है। द लेटेस्ट seeks to imbue a sense of finality to the exercise, though it has come from what is only a quasi judicial body. जो लेटेस्ट चीज़ आई है, लेटेस्ट जो घुमाव आया है, वो उसकी ये कोशिश है कि एक इस एक्सरसाइज को एक फाइनलिटी प्रदान कर दी जाए, उसमें फाइनलिटी प्रवेश कर दिया जाए, यानी कि एकदम फाइनल कर दिया जाए इसको। हालांकि ये जो आया है ये एक जुडिशियल बॉडी से नहीं आया है, यानी कोर्ट से नहीं आया, बल्कि क्वासी जुडिशियल बॉडी जो कि पार्टली जुडिशियल होती है, उससे आया है, जिसको कहते हैं जो कि पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है, यानी न्यायिक बॉडी से नहीं आया, संपूर्ण न्यायिक बॉडी से नहीं आया, पार्ट न्यायिक बॉडी से आया है। A foreigner tribunal, a foreigners tribunal in Karimganj district of southern Assam, while removing the ambiguity around a man's citizenship, has pronounced that there is no doubt that the NRC published on August 31st, 2019 is the final one. एक विदेशियों का जो ट्राइब्यूनल है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, विदेशियों द्वारा बनाया गया नहीं है, विदेशी कौन है ये तय करने वाला ट्राइब्यूनल, नागरिक कौन है। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में सदर्न असम में, दक्षिण असम में, उन्होंने जो एम्बिग्यूटी थी, यानी जो दुविधा थी, उसको ख़त्म कर दिया है एक व्यक्ति के नागरिकता के विषय में। और उन्होंने ये प्रनाउंस किया, यानी कि ये उन्होंने ऑर्डर किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो एनआरसी प्रकाशित किया गया था अगस्त 31, 2019 को, वही आखिरी वाला है। The exercise left out over 1.9 million from a list of around 33 million applicants, whose citizenship would be determined at the FTs. जो एनआरसी ने जो एक्सरसाइज की थी, उसने 1.9 लोगों को छोड़ दिया था। कुल 33 मिलियन एप्लीकेंट्स की जो लिस्ट थी, और उनको उन्होंने नागरिक डिक्लेयर नहीं किया था, और इनका जो तय करना है, इनकी जो नागरिकता है, ये एफटीज के द्वारा तय की जाएगी, यानी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के द्वारा तय की जाएगी। The entire updating process was monitored by the Supreme Court and executed by the state's administrative machinery. ये पूरा जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर किया गया था, और इसको स्टेट की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसने इसको चलाया था। Unsurprisingly, its publication annoyed political parties across the ideological divide, with some alleging it victimized documentless Bengali Hindus and indigenous Assamese people, and others that it targeted the state's Bengali origin Muslims. इस बात में कोई सरप्राइज नहीं है, कोई चकित करने वाली बात नहीं है कि इसके प्रकाशन ने बहुत से राजनीतिक पार्टियों को गुस्सा दिला दिया था, उनको चिढ़न दे दी थी, जो कि
ऐसी पार्टीज थी जो कि आइडियोलॉजिकल जो विभाजन है उसके अक्रॉस, यानी कि हर आइडियोलॉजी की जो पार्टी थी वो हर पार्टी एनॉय हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। और कुछ ये एलिगेशन लगा रही थी कि ये जो एक्सरसाइज है इसने विक्टिमाइज किया है, यानी कि चोट पहुंचाई है जो उन लोगों को जो कि बिना डॉक्यूमेंट वाले बंगाली हिंदूज थे, यानी जिनके पास कोई कागज़ नहीं है कि वो देश के नागरिक, जिससे वो अपने आप को साबित कर सकें। और जो इंडिजिनस यानी वहीं के रहने वाले या असम के लोग थे उनको भी विक्टिमाइज किया है। और दूसरे लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये राज्य के बंगाली ओरिजिन के मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा था। इन द run up to the publication of the final document, Assam and the center had petitioned the Supreme Court for re-verification of a sample of names included in the draft NRC, 20% in the border districts and 10% elsewhere. But this was dismissed after Pratik Hajela, the state NRC coordinator, said verification of 27% names had already been done. जब ये फाइनल डॉक्यूमेंट, फाइनल का दस्तावेज जब प्रकाशित होने वाला था, तो असम और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये पटिशन किया था, ये गुहार लगाई थी कि वो ऑर्डर कर दें कि कुछ नामों के सैंपल का री वेरिफिकेशन किया जाए, फिर से वेरीफाई किए जाएं, जो कि ड्राफ्ट एनआरसी में शामिल थे। इनमें से 20% जो थे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के थे और 10% बाहर के थे। लेकिन इस पटिशन को डिसमिस कर दिया गया था जब प्रतीक हजेला, उसके बाद जब प्रतीक हजेला जो कि स्टेट के यानी असम के एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि 27% नामों का री वेरिफिकेशन पहले से ही कर दिया गया है। In May this year, the state NRC authority, now led by Hitesh Dev Sharma, filed a petition in Supreme Court seeking re-verification of the August 31, 2019 list, citing inclusion of ineligible names and exclusion of eligible ones and other errors. इस साल में मई में स्टेट की जो एनआरसी अथॉरिटी थी, अब उसके लीडर हैं श्री हितेश देव शर्मा, उन्होंने भी एक पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने मांग की कि वो री-वेरीफाई करना चाहते हैं अगस्त 31 की लिस्ट को। और उन्होंने उदाहरण दिया कि इसमें कुछ जो पात्रता नहीं रखते ऐसे नाम शामिल हो गए हैं, और जो पात्रता रखते हैं वो बाहर रह गए हैं, और दूसरे भी इसमें कमियां हैं या गलतियां हैं। ये कहते हुए उन्होंने मांग की, पटिशन किया रादर सुप्रीम कोर्ट को कि वो उनको अलाउ कर दें कि ये वो री वेरीफाई करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से ही रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि 20% री वेरिफिकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट में जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे हैं उनका होना चाहिए, और 10% का दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी री वेरिफिकेशन होना चाहिए। मामले का जो क्रक्स है, यानी जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि is that the post publication progress on the NRC has been excruciatingly slow, कि प्रकाशित होने के बाद जो एनआरसी पर जो प्रोग्रेस हो रहा है वो इतना स्लो है कि पेनफुली स्लो है, और दर्द दे रहा है, इतना स्लो है। और वो केवल पैंडेमिक की वजह से स्लो नहीं है, नॉट जस्ट ड्यू टू द पैंडेमिक। द न्यू एनआरसी कोऑर्डिनेटर्स पिटीशन इज स्टिल पेंडिंग, एज नदर बाय द जमियत उलेमा हिंद। नए एनआरसी कोऑर्डिनेटर जो हितेश देव शर्मा है, उनकी पिटीशन अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और वैसे ही जमायत उलेमा हिंद की भी एक और पिटीशन पेंडिंग है। More crucially, on the execution side, the issuance of rejection slips to those left out of the NRC has not begun. A necessary step to file appeals in the FTs. और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रियान्वयन की तरफ अगर देखा जाए तो रिजेक्शन स्लिप जो देने का इशू करना था उन लोगों को जो कि एनआरसी से बाहर रखे गए हैं, वो प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, जो कि एक ज़रूरी स्टेप है अपील फाइल करने के लिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। क्योंकि जब रिजेक्शन स्लिप इशू होगी तब वो कि 1.9 मिलियन लोग जो हैं फॉरेन ट्राइब्यूनल में जाएंगे, फिर फॉरेन ट्राइब्यूनल डिसाइड करेंगे कि
वो सिटीजन है कि नहीं. Another iteration of the NRC, whether led by the judiciary or the executive, would rely on the same administrative setup. अगर हमने नेशनल रजिस्टर को दोबारा से बनाने की कोशिश की, चाहे वो उसको जुडिशरी लीड कर रही हो चाहे एग्जीक्यूटिव लीड कर रहा हो, वो निर्भर करेगा उसी प्रशासनिक सेटअप पे जो अभी है या जो अभी तक था. द सिस्टम has demonstrated dynamism. The list of excluded in the NRC draft released in July 2018 was nearly 4 million. सिस्टम ने एक डायनेमिज्म यानी सक्रियता डिमॉन्स्ट्रेट की है, प्रदर्शित की है. जिस जो लिस्ट थी जिसमें बाहर रखे गए थे लोग एनआरसी के ड्राफ्ट में, जो रिलीज की गई थी जुलाई 2018 में, वो करीब 4 मिलियन लोगों की थी. An additional list in June 2019 left out 1 lakh more, but the final draft absorbed 2.2 million of those. और उसके बाद एक एडिशनल लिस्ट आई थी जून 2019 में, उसने 1 लाख और को भी बाहर रखा था, बाहर छोड़ दिया था. लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट आया अगस्त 31 2019 को, उसने इन 4 मिलियन केस में से या 4 मिलियन 1 लाख केस में से 2.2 मिलियन केसेस को अब्जॉर्ब कर लिया, समाहित कर लिया, और केवल 1.9 मिलियन रह गए. While the Registrar General of India notification has not conferred the stamp of legality on the NRC yet, that, along with kick-starting the appeals process, is perhaps the most prudent path ahead. हालांकि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन होता है, उसने अभी लीगैलिटी की स्टैंप एनआरसी पर नहीं लगाई है, यानी वैध होने की स्टैंप एनआरसी पे अभी तक नहीं लगाई है. लेकिन वो और साथ में अपील्स के प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करना, किक स्टार्ट करना, तो शुरुआत कर देना, शायद यही सबसे प्रूडेंट यानी सबसे केयरफुल रास्ता है आगे के लिए. Mounting another gargantuan exercise at a colossal cost may only yield a new set of discontents. अगर एक और बहुत बड़ी gargantuan यानी बहुत बड़ी विशाल एक्सरसाइज फिर से शुरू की जाएगी एनआरसी को बनाने की आसाम में, तो इतनी बड़ी कॉस्ट होगी, कॉलोसल कॉस्ट होगी, उस पर बनेगी, वो एक्सरसाइज की जाएगी, और उससे कुछ और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एक नया सेट ऑफ डिसकंटेंट यानी असंतुष्ट बातों का सेट ही मिलेगा. Article editorial 2, the end game. Guarantees for the bad bank may help, but not suffice to fix lenders' woes. एंड गेम होते हैं, चेस हम खेलते हैं तो उसमें आखिरी में जो खेल होता है उसको एंड गेम बोला जाता है. बैड बैंक के लिए जो गारंटीज जो सरकार देने जा रही है, वो हेल्प करेंगी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होंगी लेंडर्स के जो दुख हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए. The government has offered a sovereign guarantee to help the new bad bank, proposed in this year's budget, extract better value from non-performing loans worth 2 lakh crores in the banking system. गवर्नमेंट ने सॉवरन गारंटी ऑफर की है. ये जो नया बैड बैंक प्रस्तावित किया गया था इस साल के बजट में, उसके लिए गारंटी ऑफर की है कि जिससे कि वो जो बैड बैंक है वो और बेहतर वैल्यू निकाल सके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में से, इनका मूल्य 2 लाख करोड़ है बैंकिंग के सिस्टम में. To begin with, the National Asset Reconstruction Committee Company Limited will pitch to take over toxic assets worth 90,000 crores that banks have already fully provided for. शुरुआत में जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, वो टॉक्सिक एसेट्स को टेक ओवर करने के लिए पूरी मुहिम लगाएगी, जो कि 90,000 करोड़ हैं के टॉक्सिक एसेट्स हैं. यानी जो सबसे टॉक्सिक का मतलब है सबसे जो जिनमें ज़्यादा विष है, यानी जो सबसे ज़्यादा जिनका कलेक्शन सबसे मुश्किल है,
दैट बैंक्स हैव ऑलरेडी फुली प्रोवाइडेड फॉर, जिसके लिए बैंक्स ने पूरी तरह से प्रोवाइड फॉर कर दिया है, उनको पहले टेक ओवर करेगी। यानी कि उनको ऑलरेडी उन्होंने अपने लॉस में अकाउंट फॉर कर लिया है। इट विल ऑफर अ सर्टेन वैल्यू टू द लीड बैंक फॉर ट्रबल लोन्स of over 500 crore and pay 15% upfront in cash and issue the balance as tradable security receipts. तो इससे जो लीड बैंक है फॉर ट्रबल लोन्स, यानी जो बैड बैंक है, वो कुछ ऑफर वैल्यू ऑफर करेगा। ये जो गारंटी है, ये इस बैड बैंक को कुछ वैल्यू ऑफर करेगी ऐसे लोन्स के लिए जो कि 500 करोड़ से ऊपर के हैं, और उनको मदद करेगी पे करने में 15% जो अपफ्रंट कैश पे करना है, और जो बैलेंस ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसीट्स के रूप में इशू करना है, द उसका पेमेंट इससे हो जाएगा। द बैड बैंक विल देन रोप इन अ सेपरेट एसेट मैनेजर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, टू ऐड वैल्यू टू द एलिंग एसेट एंड रिजॉल्व इट एज ए गोइंग कंसर्न और लिक्विडेट इट। उसके बाद बैड बैंक लेके आएगा एक अलग से जो एसेट मैनेजर को, जो कि इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जिसका नाम है द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिससे जो एलिंग एसेट है, यानी कि जो बीमार एसेट है, उसको वैल्यू ऐड होगी, उसमें वैल्यू ऐड होगी, और ये जो एसेट मैनेजर है, ये उसको रिजॉल्व कराएगा एसेट को एज ए गोइंग कंसर्न, या उसको मतलब जैसे कि वो अभी चल रही है वो एसेट, और या उसको फिर लिक्विडेट करेगा, या तो उसको एक गोइंग कंसर्न के रूप में बना देगा कि जैसे वो उस एसेट से कुछ आगे वैल्यू क्रिएट होती रहेगी। यानी कि जैसे कोई कंपनी बना दी, उसको वो एसेट दे दिया, या किसी को किसी ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट किया कि जहाँ से वो उससे फ़ायदा होने लगा, या वो रिकवरी के नज़दीक पहुँच गया, यानी जहाँ भी वो पैसा लगा हुआ है वहाँ पे वो कुछ फ़ायदा होने लगा, तो वो पैसा भी वापस आ गया, और कुछ उससे और कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो गया। तो या तो उस एलिंग एसेट को एक गोइंग कंसर्न के रूप में वो रिजॉल्व करेगा, या फिर उसको लिक्विडेट करेगा। गोइंग कंसर्न ऐसी कोई एंटिटी होगी जिससे कि लगातार प्रॉफिट भी जनरेट हो। द गारंटी वर्थ 30,600 crore over 5 years can only be invoked once an asset is resolved, and will cover any shortfall between the face value of the security receipts issued by the NARCL and the actual amount realized from the bad loan। और ये जो गारंटी है, जो कि 30,600 करोड़ के मूल्य की जो गारंटी है 5 साल के दौरान, तो ये जो गारंटी है, ये इसका आह्वान किया जा सकता है केवल तब जब एक बार एसेट रिजॉल्व हो जाता है, और रिजॉल्व हो जाता है उसका कुछ सोल्यूशन निकल आता है, और ये जो गारंटी कवर करेगी जो फेस वैल्यू है उसकी शॉर्टफॉल की, जो शॉर्टफॉल है बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स जो इशू करेगा एनआरसीएल, और जो एक्चुअल अमाउंट रियलाइज होता है बैड लोन में से, उसके बीच का जो फर्क है, अ, उसको इस गारंटी से कवर किया जाएगा। द गारंटी फी विल बी इंक्रीज्ड ईच ईयर as a nudge of NA as a nudge for NARCL and the IDRCL to speed up the resolution। तो गारंटी देने की एक फ़ी होगी, और गारंटी फ़ी हर साल बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि धीरे से पुश किया जाएगा NARCL और IDRCL क्योंकि वो रेजोल्यूशन जो लोन्स का है उसको स्पीड अप करे। After losing precious time dithering over its pros and cons, the government now believes this approach will be more expeditious to fix the substantial NPAs that persist despite the existing debt recovery mechanism, including the insolvency and bankruptcy court। इसके बावजूद कि बहुत सा टाइम लूज कर दिया गया है कि
इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को के बारे में डिसीजन ना लेते हुए, निर्णय करते हुए, अब गवर्नमेंट ये विश्वास करती है कि ये जो अप्रोच है ये ज़्यादा एक्सपेडिशियस होगी, यानी कि चीज़ों को रिजॉल्व करने में ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कि जिससे कि जो सब्सटैंशियल एनपीएस हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं काफ़ी मात्रा में, वो फिक्स किए जा सकें, यानी कि उनका सोल्यूशन निकाला जा सके, जो कि अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, अभी भी बने हुए हैं, इसके बावजूद कि जो हमारे जो मौजूदा डेट को रिकवर करने के जो मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड भी शामिल है, उनके मौजूदा होने पर भी ये बने हुए हैं. Terming banks high provisioning for legacy loans a unique opportunity. The center thinks NARCL will also help free up bank personnel to focus on faltering credit growth and spur the economy. जो बैंक्स ने जो लेगेसी लोन्स थे उनके, यानी जो पुराने लोन्स थे, उसको उसको एक जो हाई प्रोविजनिंग की गई है लेगेसी लोन्स की, अ, उसको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी कहा है, टर्म किया है, नहीं उसको कहा है, एक अद्वितीय मौका कहा है. तो ये मौका कहते हुए सेंटर ये सोचता है कि एनएआरसीएल जो है वो हेल्प करेगा, बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको फ्री कर देगा, जिससे वो क्रेडिट ग्रोथ जो फॉल्टर हो रही है इकोनॉमी में, कि लोन की मात्रा बढ़ नहीं रही है, उस पर फोकस करेंगे और वो अर्थव्यवस्था को थोड़ा पुश देंगे. तो इससे क्या है कि जो जो लेगेसी लोन्स होते हैं, यानी जो जिसमें बैंक्स एक्सपर्ट्स हैं जिन टाइप के लोन्स देने में, उनको हाईली प्रोविजन करने से क्या मतलब होता है कि वो बैंक्स उस तरह के लोन देंगे जिसमें वो एक्सपर्टीज ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, जो वापस भी आ जाते हैं. और उनको अगर हाई प्रोविजन करते हैं लोन्स, तो उन लोन्स को हाई प्रोविजन किया था, यानी कि उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है. तो उससे क्या होगा कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा और इकोनॉमी में स्पर आएगा. और दूसरी तरफ जो उनमें से जो ऐसे लोन्स हैं जो कि पे नहीं हुए हैं, वो एनएआरसीएल हेल्प करेगा को फ्री अप करने के लिए. तो बैंक के पर्सनल को उस पर काम नहीं करना पड़ेगा उन लोन्स को फ्री करने के लिए जो लेगेसी लोन्स थे, और एनएआरसीएल उस पर काम करेगा, और बैंक्स जो है अपने लेगेसी लोन्स के साथ फिर आगे बढ़ सकता है, और उन लेगेसी लोन्स को आगे भी वो दे सकता है जो कि वो पहले देते आए हैं, लेकिन कुछ उनमें से जो एनपीए हो गए थे. तो एक तरफ एनएआरसीएल उन लोन्स को वापस लेने की कोशिश करता रहेगा, उनको रिजॉल्व कराएगा, उनमें वैल्यू ऐड करेगा, और बैंक के पर्सनल जो है वो क्रेडिट ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे और इकोनॉमी को पुश करेंगे. To the extent that the NARCL and IDRCL managements will streamline decisions once a loan is taken over, instead of seeking consensus among multiple lenders as the IBC entails, the idea holds some weight. अगर इस हद तक देखा जाए कि एनएआरसीएल और आईडीसीएल के जो प्रबंधन होंगे या मैनेजमेंट्स होंगे, वो एक बार लोन वो टेक ओवर कर लेंगे तो अपने डिसीजन मेकिंग को वो स्ट्रीमलाइन कर देंगे, स्मूथ कर देंगे, बजाय इसके कि वो सारे जितने भी लेंडर्स हैं उनमें आपस में एक मत बनाने की कोशिश करें, जैसा कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है या उसके साथ जुड़ा रहता है. तो आईबीसी में के वजह से उसमें सारे आईबीसी में लिखा है कि वो सारे मल्टीपल लेंडर्स में सबको एक मत करना ज़रूरी है. अब यहाँ पर क्या है कि एक मत किए बिना भी एनएआरसीएल जो है अपना डिसीजन ले सकता है कि कैसे लोन को रिजॉल्व कराना है. तो ये आइडिया जो है कुछ वेट होल्ड करता है कि एनएआरसीएल और आईडीसीआर आईडीआरसीएल फोकस करेंगे
लोन्स को रिजॉल्व कराने पे, और बैंक के मैनेजमेंट जो है वो अब फर्दर क्रेडिट ग्रोथ पे फोकस करेंगे. The banks, but banks have already provided for these loans. Like, so this is perhaps a tardy gambit and may not work in jump-starting credit flows unless accompanied by their recapitalization. लेकिन बैंक्स ने पहले से ही इन लोन्स के लिए प्रोवाइड कर दिया है, और सो ये शायद एक बहुत ही डिलेड गैम्बिट, यानी जो रिस्क है, जैसे चेस में लिया जाता है. टार्डी मतलब बहुत ही देर में लिया गया, क्योंकि बैंक्स ने इसको, इन लोन्स को ऑलरेडी, जो खराब लोन्स थे पहले ही उनको उसको लॉस अपने डिक्लेयर कर दिए हैं. तो ये शायद एक डिलेड गैम्बिट है, और इससे हमारे जो क्रेडिट फ्लोज है ये जंप स्टार्ट शायद नहीं होंगे जब तक कि हम उनका रिकैपिटलाइजेशन के साथ उनको ना कंपनी करवाए. यानी कि अनलेस अकम्पनीड बाय देयर रिकैपिटलाइजेशन, कहने का मतलब क्या कि हम उनके जो क्रेडिट फ्लोज हैं जो हमने प्रोवाइड फॉर कर दिए हैं, जो कि जब हमने बैड डेट डिक्लेयर कर दिए हैं कि वो लोन सब वापस नहीं आ सकते हैं, बैंक्स ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं, जब तक बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन ना किया जाए तब तक ये शायद गैम्बिट, डिलेड गैम्बिट काम ना करे. तो बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है कि बैंक्स को फ्रेश कैपिटल देना, और वो फ्रेश कैपिटल कई माध्यम से हो सकता है, इसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स भी शामिल है. ऑन द लाइक्लीहुड ऑफ द गारंटी बीइंग इन्वोक्ड, the finance ministry has said that once the assets are pooled together, it is reasonable to expect that many of them will realize more value than NARCL's acquisition cost. जहाँ तक कि इस संभावना का सवाल है कि गारंटी इन्वोक हो जाएगी, क्योंकि NARCL भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा लोन को, तो ऐसे तो यानी कि सरकार बस पैसा लूज करेगी अपना टैक्स पेयर का. तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक बार एसेट्स एक पूल में आ जाएंगे तो ये अपेक्षा की जा सकती है रीजनेबली कि बहुत से एसेट ऐसे होंगे जो कि NARCL की जो एक्विजिशन कॉस्ट आएगी उनको, जितने रुपए में उन्होंने प्राप्त किया है उससे ज़्यादा पैसा उनको प्राप्त करा के दे देंगे. तो इसलिए वो एक तरह से दूसरे पूल में एडजस्ट हो जाएगा, तो गारंटी शायद इन्वोक फिर नहीं होगी. दिस में भी ए टैड ऑप्टिमिस्टिक, और ये हो सकता है ये बात थोड़ी सी ज़्यादा ही सकारात्मक लग रही है. As the finance minister herself said, 28 existing private ARCs are hesitant about taking a jab at extracting value from these bad loans, perhaps owing to their size. जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ही कहा है कि 28 मौजूदा जो प्राइवेट ARCs हैं वो हिचकिचा रही हैं कि जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने में की कोशिश करने में इन बैड लोन्स से. एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनियां जो प्राइवेट हैं वो हिचकिचा रही हैं, वो सोचती हैं उससे कुछ मिलेगा नहीं, शायद उनके साइज की वजह से. दैट begs the question about the caliber of professionals NARCL and the IDRCL would need to outdo private players. और उससे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उन NARCL और IDRCL के प्रोफेशनल्स में इतना कैलिबर होगा कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को के भी पार निकल जाए, उनको भी हरा दें अपने काम में. प्राइवेट प्लेयर्स भी उस लोन में नहीं घुसना चाह रहे हैं, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज जो है प्राइवेट वाली वो नहीं घुसना चाह रही हैं उसमें, ये लोग कैसे कर लेंगे. द न्यू एंटिटीज एबिलिटी टू गेट अ फ्यू गुड men to deliver more bang for sunk capital would be critical, as would structures to prevent a moral hazard that the guarantee poses of not bothering too much about final realization value. ये जो नई एंटिटी बनाई गई हैं दोनों, NARCL और IDRCL, इनकी क्या क्षमता होगी कि वो कुछ अच्छे लोग क्या प्राप्त कर पाएंगे जिससे कि वो जो डूबा हुआ कैपिटल है उससे ज़्यादा बैंक फॉर, जैसे बैंक फॉर द बक, यानी जो पैसे से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे. ये बात बड़ी क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है. और उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो स्ट्रक्चर्स, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बने कि जो इस मॉरल हैज़र्ड को,
जो मॉरल, जो नैतिक खतरा है, उसको ना होने दें, कि जो गारंटी पोज कर रही है, जो सामने रख रही है खतरे, ऐसे स्ट्रक्चर्स बने, ऐसे ढांचे बने कि जो खतरे हैं, जो गारंटी सामने रख रही है कि कि हम शायद ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं कि रियलाइजेशन वैल्यू फाइनल हमारे पास क्या आएगी, तो वो स्ट्रक्चर्स बनाना भी उतना इम्पोर्टेंट है, और उतने ही वो गुड मैन लाना भी इम्पोर्टेंट है. This self-proclaimed endgame of India's bad loans crisis needs sustained attention for a satisfactory culmination. सरकार ने कहा, खुद ही कहा है, घोषणा की, ये एंड गेम है. जैसे चेस का खेल में हम आखिरी बिसात पे हम आखिरी दौर पे आ गए हैं, और जिसमें भारत के बैड लोन की क्राइसिस ख़त्म होगी. तो जो कि सेल्फ खुद ही द्वारा प्रोक्लेम गेम है भारत के बैड लोन्स के क्राइसिस की, उसको लगातार अटेंशन की ज़रूरत है, जिससे एक संतुष्ट प्रद रूप से उनको फाइनलाइजेशन कल्मिनेशन पे लाया जा सके.